बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर रमज़ा, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 11 सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था, जहाँ पर हम लोगों ने चार्जेस को स्टडी किया था, चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। वहाँ पर हमने देखा था कि अगर दो चार्जेस सेम हों तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी उनके दरमियान। और अगर वो दो चार्जेस एक दूसरे के ऑपोजिट में आए तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वो जो एनालिसिस हमने देखा था उसमें हमने चार्जेस की क्वालिटीज़ देखी थी कि चार्जेस किस तरह के होते हैं, उनके दरमियान किस तरह की फोर्सेस होती हैं, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो वो जो एनालिसिस था वो हमारे पास चार्जेस का क्वालिटेटिव एनालिसिस था। अब हम देखना चाहते हैं कि वो जो दो चार्जेस थे, चाहे वो पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों या दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में हों, तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी होगी, तो उसे देखना चाहते हैं आज हम। तो उसके लिए आज हम एक लॉ स्टडी करेंगे विच इज़ नोन एज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ हमें कैलकुलेट करके देगा कि हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान। इट मीन्स कूलम्स लॉ गिव्स अस व्हाट क्वांटिटेटिव एनालिसिस की चार्जेस के दरमियान फोर्स की क्वांटिटी बताएगा, उनके दरमियान फोर्स कितनी मैग्नीट्यूड की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। नाउ कूलम्स लॉ की तरफ जाने से पहले हम देखते हैं कूलम्स लॉ किसने प्रेजेंट किया। प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ। कूलम्स लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय व्हाट? चार्ल्स कूलम, who was a French engineer, and he demonstrated his law by using a balance which is known as torsion balance. स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ एक एम्पेरिकल लॉ है। एम्पेरिकल लॉ कौन सा लॉ होता है? एम्पेरिकल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जिसमें पहले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से जो लॉ देखा जाए उसे हम कहते हैं एम्पेरिकल लॉ। तो कूलम्स लॉ इज दैट लॉ व्हिच इज डिड्यूस्ड फ्रॉम व्हाट? एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट्स के बाद पेश किया गया। कूलम्स लॉ के लिए फिर कुछ कंडीशंस हैं कि इन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो कूलम्स लॉ अप्लाई होगा। फर्स्ट कंडीशन इज इट इज ओनली एप्लीकेबल टू व्हाट? पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ कब एप्लीकेबल होगा? जब चार्जेस पॉइंट हों। हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज इट इज एप्लीकेबल टू व्हाट? स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस एक ऐसे चार्जेस होते हैं जो कि रेस्ट पर, आप तो इसके नाम से ही मतलब जान चुके हो, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें सारे चार्जेस को स्टेशनरी या रेस्ट पर कंसिडर करेंगे। लास्ट पॉइंट, जो लास्ट कंडीशन है वो है चार्जेस मस्ट बी फार इनफ सो दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डोमिनेट ओवर व्हाट? कूलम्बिक फोर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो फोर्सेज आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक कूलम्बिक फोर्स। हम इनको स्टडी करते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड पर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कूलम्स लॉ की फर्स्ट कंडीशन विच इज अबाउट पॉइंट चार्जेस के। कूलम्स लॉ तब एप्लीकेबल होगा जो जब चार्जेस क्या होंगे? पॉइंट चार्जेस होंगे। अब कंसिडर करते हैं, अब देखते हैं कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। पॉइंट चार्जेस की पहले डेफिनेशन देख लें। पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज वेरी लार्ज, अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस इतना लार्ज हो जाए एज कंपेयर टू व्हाट? साइज ऑफ चार्जेस। चार्जेस के साइज के मुकाबले में उनके दरमियान का डिस्टेंस क्या हो जाए? बहुत लार्ज हो जाए। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सपोज करूँ ये दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस, सेम चार्जेस ले लेते हैं, आप ऑपोजिट भी ले सकते हैं। अगर मैं दो चार्जेस को देखें, ये दो चार्जेस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अगर मैं इन दो चार्जेस के दरमियान, अभी ये डिस्टेंस आर है, अगर मैं इनके दरमियान के डिस्टेंस आर को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर लूँ, यानी सपोज करें मैं एक चार्ज को पॉजिटिव को यहाँ रख लेता हूँ और दूसरे चार्ज पॉजिटिव को यहाँ रख लेता हूँ, देखिए इनके दरमियान का जो ये डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके आए। किसके मुकाबले में? एज कम्पेयर टू व्हाट? दिस साइज ऑफ चार्ज। इस चार्जेस के साइज के मुकाबले में उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज कर जाए। तो अब ये जो चार्जेस कहलाएंगे, दीज आर नोन एज व्हाट? पॉइंट चार्जेस। यानी ये एक कंसिडर होंगे, एक पॉइंट की तरह एक्ट करेंगे। यानी मैं लेकिन दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा दूर लेकर जाऊँ तो बहुत ज़्यादा दूर लेकर जाऊँ, तो अब ये यहाँ से इस पॉइंट
के लिहाज से ये जब जितना ज़्यादा दूर जाता जाएगा तो एक पॉइंट बनता जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे एक पॉइंट है। तो पॉइंट कब बनेगा? जब मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा करूँ तो वो ऐसा कंसिडर होगा कि वो पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो दैट विल बी द पॉइंट। अगर ये चार्जेस में लो तो ये पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। ये फर्स्ट कंडीशन है कि कूलम्स लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब चार्जेस के दरमियान इतना ज़्यादा डिस्टेंस किया जाए एज कंपेयर टू व्हाट देयर साइज ऑफ चार्जेस के कंपैरिजन में। तो देयर चार्जेस नाउ विल बी कॉल्ड एज पॉइंट चार्जेस। नाउ नेक्स्ट कंडीशन थी कि कूलम्स लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब पॉइंट चार्जेस क्या होंगे? स्टैटिक होंगे, यानी दिस चार्ज शुड बी स्टैटिक एंड दिस चार्ज शुड बी स्टैटिक। स्टैटिक मीन द चार्ज शुड बी एट रेस्ट। लास्ट कंडीशन थी कि कूलम्स लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ओवरलैप ना कर रही हो। किस पर? कूलम्बिक फोर्स पर। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें कि ये मेरे पास एक एटम, ठीक है, और इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका मतलब है एटम के सेंटर पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स का चार्ज लिया जाएगा, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मैं सपोज करूं कि इसमें 4 प्रोटॉन्स हैं, तो ये देखें कुछ स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम चार्जेस हैं। अभी आपने चार्जेस की प्रॉपर्टीज पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब मुझे बताएं कि ये जो दोनों चार्जेस जब एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं तो व्हाई दे आर स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस? वो न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल क्यों रहते हैं? हालांकि उन्हें रिपेल करना चाहिए। रिपल्शन के रिजल्ट में उन्हें सेंटर पर तो रहना ही नहीं चाहिए ना, कि उन्हें सेंटर पर नहीं रहना चाहिए। तो रिजल्ट में क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा जाएगा? अनस्टेबल। हालांकि हम देखते हैं कि सेंटर पर जो न्यूक्लियस होता है वो तो हमेशा स्टेबल होता है। इसका मतलब है ये दो चार्जेस एक दूसरे को होल्ड किए हुए होते हैं, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पर न्यूक्लियस के। अब ये दो चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बजाय रिपल्शन के ये यहाँ पर अट्रैक्शन काज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा था कि पीछे चार्जेस जो सेम होते हैं वो तो रिपल्शन काज करते हैं, यहाँ पर ये अट्रैक्शन क्यों काज करते हैं? तो उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये अट्रैक्शन किसकी वजह से होती है? ये अट्रैक्शन इनके दरमियान एक फोर्स है जिसे कहते हैं, जिस फोर्स को कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसके सेंटर पर होगी न्यूक्लियस के, तो जिसकी वजह से ये चार्जेस क्या होते हैं? न्यूक्लियस के सेंटर पर बजाय अनस्टेबल होने के वहां पर न्यूक्लियस क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी गेन करता है, जिसकी वजह से चार्जेस एक दूसरे को बजाय रिपल्शन के अट्रैक्शन काज करने लग जाते हैं। किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। इसका मतलब है कि जब आप चार्जेस लेंगे, दो पॉजिटिव चार्जेस, तो उनके दरमियान क्या होगी? फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी। अब अगर मैं ये दो चार्जेस ले लेता हूँ, अब ये दो चार्जेस को अगर मैं इसी तरह करीब लेकर आऊँ, तो करीब लेकर आऊँगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि अब एक और फोर्स जो हम पढ़ेंगे विच इज नोन एज कूलम्बिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी तो इसका रिजल्ट में कूलम्बिक फोर्स क्या हो जाएगी? इट विल बिकम लेस। कूलम्बिक फोर्स लेस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ना क्या है? कूलम्स लॉ पढ़ना है। तो कूलम्स लॉ में कौन सी फोर्स होनी चाहिए? कूलम्बिक फोर्स। तो कूलम्बिक फोर्स कब होगी? जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम होगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी चार्जेस के दरमियान की जो फोर्स है उसको मैं कम कर दूं, तो वो तो एक ही कंडीशन बचती है कि जब मैं चार्जेस को एक दूसरे के करीब रखने के बजाय मैं उनको एक दूसरे से दूर करना स्टार्ट कर लूँ। जब मैं इनको एक दूसरे से दूर करना स्टार्ट कर लूंगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगी और रिजल्ट में कूलम्बिक फोर्स क्या हो जाएगी? ओवरकम कर जाएगी। किस पर? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर। तो हमने ये कंडीशन लगानी है कि कूलम्स लॉ तब अप्लाई होगा जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ओवरकम ना हो रही हो। किस पर? कूलम्बिक फोर्स पर। तो ये थर्ड कंडीशन थी जिसमें हम चार्जेस को एक दूसरे से दूर रखकर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कम करेंगे और कूलम्बिक फोर्स को, ताकि कूलम्बिक फोर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो इसी वजह से हम इसकी फर्स्ट कंडीशन लगा लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? चार्जेस विल बी पॉइंट।
तो पॉइंट चार्जेस से क्या मुराद है कि उनके दरमियान का डिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो। तो दरमियान का डिस्टेंस ज़्यादा क्यों रखते हैं कि उन्हें पॉइंट क्यों कंसिडर करते हैं, इसी वजह से, ताकि उनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आ रही थी, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाए और हमें मिल जाए कौन सी, उनके दरमियान डिस्टेंस को ज़्यादा करने से कूलम्बिक फोर्स आसानी से मिल जाए। तो इसी वजह से हम चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं ना। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये कंडीशन समझ आ चुकी होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर हम कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज स्टेटमेंट ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट को समझते हैं। कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या करते हैं, पहले उसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास दो चार्जेस हैं, मैं इस केस में सेम ले रहा हूँ, ऑपोजिट भी ले सकते हैं, ठीक है। दो चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस है। अगर मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को मैं सपोज करता हूँ, ये चार्ज जो है वो 2 कूलम्स का, जैसे आपने पीछे पढ़ा चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्स। तो पहले वाले चार्ज का यूनिट 2 कूलम्स, दूसरे का भी 2 कूलम्स। अब मैं तो इसके दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी कि नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, चार्जेस के मैग्नीट्यूड को चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट केस में मैं क्या कर लेता हूँ, दो चार्जेस के दरमियान 4 कूलम कर लेता हूँ, और इस केस में भी 4 कूलम्स कर लेता हूँ। तो अब जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड करूंगा, तो देखें यहाँ पर 2 कॉलम्स थी तो रिपल्शन कम होगी। अब जब यहाँ पर चार्जेस की मैग्नीट्यूड को मैंने क्या कर लिए, ज्यादा कर लिया, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। यानी उतनी ज्यादा फोर्स ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर मैं दो ऑपोजिट चार्जेस लूँ, तो सपोज कर तो पहला चार्ज उसी तरह 2 कॉलम्स का ले लेता हूँ, दूसरा भी 2 कॉलम्स का, तो अब इनके दरमियान कोई फोर्स होगी, ठीक। वो फोर्स कौन सी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इनकी मैग्नीट्यूड को भी ज्यादा कर लेता हूँ, यानी पहले चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है, फर्स्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड, फिर उसी तरह 4 कूलम्स कर लेता हूँ, और दूसरे वाले की मैग्नीट्यूड भी क्या कर लेता हूँ, 4 कूलम्स कर लेता हूँ। यानी अब मैंने क्या किया, फिर इस केस में दोनों की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया चार्जेस की। तो चार्जेस की जब मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगी तो उतनी ज्यादा इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। यानी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो ये कूलेंट लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ व्हाट, अट्रैक्शन, दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी, एंड या क्या हो सकती है, रिपल्शन भी तो हो सकती है अगर दो सेम चार्जेस हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू व्हाट, पॉइंट चार्जेस, क्योंकि हमने अब चार्जेस कौन से लेने, पॉइंट चार्जेस लेने, ठीक है। इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगी, पहले 2 कॉलम्स थी तो फोर्स कम थी, अब आपने क्या किया, 4 कॉलम्स किया तो फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं, उतनी ही उनके दरमियान फोर्स ऑफ चाहे रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो, उतनी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट कूलम्ब्स लॉ गिव्स व्हाट, electrostatic force of attraction or repulsion between 2 point charges is what, directly proportional to what, product of what, सपोज करते हैं कि पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अगर मैं करूं, सपोज करें ये दो चार्जेस थे पहले जैसे, अगर पॉजिटिव चार्जेस ले लेता हूं तो उनके दरमियान डिस्टेंस कितना था, r था। यानी ये इस इनके दरमियान का डिस्टेंस सपोज करें r कोई भी है, कोई भी डिस्टेंस है। अगर मैं इन दो चार्जेस के दरमियान ये डिस्टेंस r ले लेता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इस r को इंक्रीज करता जाता हूँ। यानी कि मैं पहले r 1 टाइम्स लिया, अब मैं r को 2 टाइम्स ले लूँ, यानी 1 टाइम्स दिस वन, 1 टाइम्स दिस वन, 2 टाइम्स r। जब मैं 2 टाइम्स r इंक्रीज कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा क्या कि इसकी फोर्स को क्या होना चाहिए था, जब मैं चार्जेस के दरमियान फोर्स को डिस्टेंस को जितना ज्यादा करूंगा तो फोर्स कम हो जाएगी, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो। तो अब देखा गया कि जब ये चार्जेस के दरमियान फोर्स को मैं 1 टाइम इंक्रीज करता हूं तो फोर्स को भी उतना ही टाइम डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन जब मैं चार्जेस के दरमियान 2 टाइम्स फोर्स को इंक्रीज करता हूं तो वहां पर देखा गया कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हुई। तो मतलब क्या हुआ कि आप 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, रिजल्ट में जो फोर्स है वो कितनी डिक्रीज हो रही है, 4 टाइम्स डिक्रीज हो रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर आप डिस्टेंस को 3 टाइम्स इंक्रीज करें तो वहां पर फोर्स कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगी, वो हो जाएगी F/9 टाइम्स। अगर इसी तरह चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आप 4 टाइम्स इंक्रीज करें तो वहां पर
जो फोर्स होगी वो 16 टाइम डिक्रीज होगी, यानी मैं कह सकता हूँ ये उस आर के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये यहाँ पर एक लॉ को फॉलो करती है विच इज नोन एज इनवर्स स्केयर लॉ। इनवर्स स्केयर लॉ क्या है कि अगर आप एक साइड की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करें तो दूसरी साइड उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरी साइड वाली मैग्नीट्यूड उसके डबल में डिक्रीज हो। जैसे यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे थे तो फोर्स जो थी दूसरी साइड वो उसके डबल में डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पर मैग्नीट्यूड को 3 टाइम तो वहां पर फिर डबल, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे थे आर को, तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो 16 टाइम यानी 4 का स्क्वायर, स्क्वायर में आ रही है ना सारी वेरिएशंस। तो हम कुल मिला के नेक्स्ट स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, and what this electrostatic force of attraction or repulsion is what inversely proportional to what square of the distance between charges। सिर्फ हाल ही डिस्टेंस नहीं, what square of the distance कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस को जब आप स्क्वायर में लेंगे तो तब वो कूलम्स लॉ देखा गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि कूलम्स लॉ में जब आप डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं तो फोर्स भी उसके लिहाज से उसके डबल में डिक्रीज होती है। इसी वजह से कूलम्स लॉ में आप सिर्फ सिंगल आर नहीं ले रहे होते तो वहां पर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस लेंगे। और मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली आप इसको यूनिट फर्स्ट स्टेटमेंट को लिख सकते हैं एफ इज बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट चार्ज इज q1, सेकंड वन इज q2, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटा तो वहां पर कोई कांस्टेंट लगेगा, f is equals to constant q1 q2 divided by r square। now here constant is what k, तो हमारी लास्ट स्टेटमेंट बन जाएगी f will be equals to k q1 q2 divided by r square। now स्टूडेंट्स इस k को समझते हैं ये क्या क्या है, चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम कि कूलम्स लॉ में जो के है वो क्या है। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल फॉर्म आई थी, इसको मैंने दोबारा यहाँ पर लिख लिया। इसमें के क्या है, फिर के इज नोन एज व्हाट, के को क्या कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको यहाँ पर नाम देते हैं इट इज नोन एज व्हाट कूलम्बिक कांस्टेंट। के इज नोन एज कूलम्बिक कांस्टेंट। स्टूडेंट्स ये कूलम्बिक कांस्टेंट की डिपेंडेंस क्या है कि ये के किस किस चीज पर डिपेंड करता है। के डिपेंड करता है, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन चार्जेस, कि अपने चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 2 पॉजिटिव चार्जेस है, अगर मैं इनके दरमियान कोई चीज़ रख लेता हूँ या कोई चीज़ ना रखूँ तो तब कूलम फोर्स क्या होगी। अगर मैं कोई चीज़ रखता हूँ तो इसका मतलब है कि अब मैंने इसका मीडियम चेंज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मार्कर को रख लेता हूँ या मैं कोई शीट ऑफ पेपर रख लेता हूँ या कोई एल्यूमिनियम की शीट रख लेता हूँ, कोई भी रख लेता हूँ, तो अब मैं डिफरेंट तरह के मटेरियल्स यूज कर रहा हूँ इसके दरमियान के मीडियम में। अगर मैं उनके दरमियान कुछ ना रखूँ तो तब क्या होगा, क्या की डिस्कशन है इसमें देखते हैं। तो कूलम्स लॉ में के किस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द मीडियम, उनके दरमियान मीडियम क्या रख रहे हैं चार्जेस के दरमियान। नेक्स्ट वन इज सिस्टम ऑफ द यूनिट, कि आप कूलम्स लॉ में के को किन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेकर जाते हैं, चाहे वो आप सिस्टम इंटरनेशनल में अगर करें तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, सीजीएस में करें तो कुछ और आएगी, एफपीएस में करें तो कुछ और आएगी। तो आप किस सिस्टम में सिस्टम जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर करते हैं, यानी आप सीजीएस में, एसआई में या एफपीएस में किस में ले रहे हैं, तो उसके लिहाज से उनकी वैल्यूज डिफरेंट आएगी। तो ये क्या है कि डिपेंडेंस नहीं। नाउ स्टूडेंट्स हम अपने पहले फैक्टर को डिस्कस करते हैं कि कूलम्स लॉ में जो के है वो डिपेंड करता है मीडियम पर। तो अब हम देखते हैं कि मीडियम क्या रखें और क्या ना रखें, तो उसके लिहाज से कूलम्स फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कूलम्स लॉ को इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, यानी मैं 2 चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं रखता। कुछ भी ना रखने से मुराद कि अगर मैं उनके दरमियान वैक्यूम क्रिएट कर लूँ या उनके दरमियान फ्री स्पेस खाली जगह रखूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये मेरे पास एक चार्जेस है पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान में मैं कोई भी चीज़ ना रखूँ, यानी मैं एयर फ्री एयर वगैरह जो भी चीज़ आ रही है उन सारों को इग्नोर कर दूँ, निकाल दूँ, यानी मैं उनके दरमियान में एक खाली जगह रख लूँ, तो मैं कहूँगा कि अब कूलम्स लॉ क्या है। चलिए उसको देखते हैं। नाउ कूलम्स लॉ फॉर वैक्यूम, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट थी, मैथमेटिकल फॉर्म थी, एफ विल बी इक्वल्स टू व्हाट के q1 q2 डिवाइडेड बाय व्हाट आर स्क्वायर।
चूंकि हम कूलम्स लॉ इन वैक्यूम ले रहे हैं तो मैं ये इसके साथ छोटा सा लिख लेता हूँ, एफ फॉर वैक्यूम। तो उसमें के भी क्या हो, के तो डिपेंड कर रहा है मीडियम पर, तो अब के का जो मीडियम भी होगा वो भी क्या होगा, वैक्यूम होगा। नाउ यहाँ पर के क्या है, के इन केस ऑफ वैक्यूम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब परमिटिविटी समझते हैं कि परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये एक परमिशन है कि चार्जेस को कितना अलाउ करेगी, यानी परमिटिविटी का अगर रिलेशनशिप देखें तो परमिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिशन। यानी अगर मैं किसी की परमिटिविटी को जितना हाई करता हूँ, यानी उन चार्जेस के दरमियान की जो जो भी चीज़ रखी है या नहीं रखी, तो उनके दरमियान की जो वैल्यू है वो उसको मैं जितना हाई करता हूँ तो परमिशन उतना ही ज़्यादा कम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं कहूँ कि परमिटिविटी को हमने इस केस में परमिटिविटी को डिनोट किया एप्सिलॉन नॉट से, जैसे हमने कहा है दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, परमिशन के। अब स्टूडेंट्स इन केस ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, इन केस ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट बहुत ज्यादा कम होता है, वेरी 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 लेस, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो उसका मतलब है वहां पर परमिशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वहां पर वो चार्जेस को उतना ही ज्यादा अलाउ करेगी। यानी इन दो चार्जेस के दरमियान क्या है, आपने फ्री स्पेस या वैक्यूम रखी है तो वो उसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज बहुत ज़्यादा स्मॉल है। जब बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी तो इसका मतलब है वो चार्जेस को बहुत ज़्यादा अलाउ करेगी, वो एक दूसरे पर चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएं। तो इस केस में कुल लॉ में इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी। हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ वैक्यूम इन केस ऑफ फ्री स्पेस चार्जेस के दरमियान फोर्स की मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वहां पर परमिटिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। जब परमिटिविटी की बहुत ज्यादा कम है तो वहां पर परमिशन क्या है, उसके इनवर्स में है, तो वो चार्जेस को उतना ही ज्यादा अलाउ करेगी, वो एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाए। नाउ स्टूडेंट्स हम ने ये केस डिस्कस किया कि कूलम्ब लॉ इन केस ऑफ वैक्यूम। नाउ हम इन वैक्यूम के अलावा यानी फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम रखकर देख लेते हैं कि वहां पर इस केक पर क्या फर्क पड़ेगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि कूलम्ब लॉ इन मटेरियल मीडिया, यानी उसके दरमियान में दो चार्जेस के दरमियान में अब मैं क्या कर लूँ कि ये दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान में अब मैं फ्री स्पेस के बजाय कोई मीडियम रख लेता हूँ, कोई भी मीडियम रख लेता हूँ। तो अब इस के पर क्या फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास कूलम्ब लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। तो अब कूलम्ब लॉ फॉर मटेरियल मीडिया फाइंड आउट कर लूँ, तो मैं यहाँ पर एफ की जगह पे क्या लिख लूँ, एफ ऑफ मीडियम, के ऑफ मीडियम। स्टूडेंट्स नाउ यहाँ पर के ऑफ मीडियम किसके इक्वल होगा, के ऑफ मीडियम, के की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट इज फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस। नाउ यहाँ पर एप्सिलॉन ऑफ मीडियम होगा। यहाँ पर अब देखते हैं कि एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम किसके इक्वल है। एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम के इक्वल यानी एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम के लिए हम एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पर, जिसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे आप चीज़ों को एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिहाज से मेजर करने लग जाते हैं तो आप चीज़ों को रिलेट करने लग जाते हैं। अब मैं यहाँ पर एप्सिलॉन ऑफ मीडियम है, मीडियम फाइंड आउट करना है, यानी मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ व्हाट इज एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम, के एप्सिलॉन ऑफ मीडियम क्या है। तो उसके लिए मुझे इसको किसी से रिलेट करना पड़ेगा। तो उस रिलेशन के लिए ऑलरेडी मेरे पास एक एप्सिलॉन नॉट आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा कि एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम को रिलेट कर लूँगा किसके साथ, एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो मैं एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करूंगा। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी
किसकी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम को रिलेट करूंगा किसके साथ, जो मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, टू दी रेशियो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ रिलेट करूंगा। तो क्या हो जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर किसकी इक्वल हो जाएगी, एप्सिलॉन आर इज दी रेशियो ऑफ व्हाट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय व्हाट, एप्सिलॉन ऑफ द फ्री स्पेस, जिसे हमने एप्सिलॉन नॉट को कहा था। अब देखिए स्टूडेंट, हमने फाइंड आउट करनी है किसका, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम को इधर छोड़ देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम किसकी इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 के लिए। नाउ कुल क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1, क्या बन जाएगा, k विल बी इक्वल टू k ऑफ मीडियम विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम की जगह आप क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब स्टूडेंट्स, इसी वैल्यू को उठाकर मैं इसको कोई इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर ए। पुट इन इक्वेशन नंबर ए, पुट इन इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए में पुट कर लेता हूँ। तो चलें इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, पुट करते हैं इक्वेशन नंबर ए में के ऑफ मीडियम की वैल्यू। तो एफ ऑफ मीडियम किसकी इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ मीडियम विल बी इक्वल टू के ऑफ मीडियम हमारे पास आ चुका है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ, मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, एफ ऑफ मीडियम विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर लिख लेता हूँ, आगे लिख लेता हूँ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आगे में यहाँ पर 1/एप्सिलॉन आर को अलग करके लिख लेता हूँ। स्टूडेंट, ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये तो आई थी कि ये जो वैल्यू है इसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। ये तो वही फोर्स नहीं है जो हमने वैक्यूम के केस में फाइंड आउट की थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ मीडियम विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय व्हाट, एप्सिलॉन आर। से है हमारे पास कूलम्स लॉ की फाइनल फॉर्म इन केस ऑफ मटेरियल मीडिया, यानी हम दो चार्जेस के दरमियान कोई मटेरियल मीडियम रख रहे हैं। अब ये इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन कहती है कि देखें इक्वेशन में एफ मीडियम किसकी इक्वल है, वो इक्वल है एफ ऑफ वैक्यूम के, लेकिन एफ ऑफ वैक्यूम के नीचे भी कुछ है, डिवाइडेड बाय व्हाट, एप्सिलॉन आर। इसका मतलब है कि जब आप मीडियम को लेकर आ जाएंगे तो वहां पर फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, कितने टाइम्स, एप्सिलॉन आर टाइम्स, यानी इतने टाइम्स, वो डिपेंड करती है एप्सिलॉन आर पर, तो डिवाइड में आ रही है, यानी इतने टाइम्स वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये यानी आप दो चार्जेस के दरमियान आप क्या रख रहे हैं, कोई भी मीडियम रख रहे हैं, तो मीडियम के आने से क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, तो वो हमेशा डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ एन इंसुलेटिंग मीडियम। इंसुलेटिंग मीडियम से मुराद ये जो दरमियान में अपने मीडियम रहता है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, इससे बना होगा इंसुलेटिंग मीडियम। और डाइइलेक्ट्रिक, इसका दूसरा नाम डाइइलेक्ट्रिक भी है, हमारा लास्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वहां पर हम डाइइलेक्ट्रिक को भी डिस्कस करेंगे। तो इंसुलेटिंग मीडियम का दूसरा नाम डाइइलेक्ट्रिक। व्हाट इट वर्ड रिड्यूसेस द कूलम्बिक फोर्स, क्या करेगा, कूलम्बिक फोर्स को रिड्यूस करेगा, किस तरह, बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर, कितना, एप्सिलॉन आर तक के फैक्टर तक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इस एप्सिलॉन आर का नाम क्या है, व्हिच इज नोन एज व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। एप्सिलॉन आर का नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम स्टूडेंट्स लास्ट में के यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं, और इसी तरह एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के भी यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं कि हम उनको किन यूनिट्स में मेजर करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल में। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा हम यूनिट ऑफ के डिस्कस करेंगे कि के का यूनिट क्या होगा।
दोबारा फोर्स को डिफाइन करते हैं, F विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 इन केस ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब अगर मैं K को यहाँ से डिफाइन करूँ तो K किसके इक्वल हो जाएगा? K विल बी इक्वल टू व्हाट? F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? Q1 Q2। नाउ यूनिट ऑफ K, जब भी आप किसी भी चीज़ का यूनिट डिफाइन करें तो वहां पर उसके फार्मूला पर जाया करें। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। आर स्क्वायर का यूनिट मीटर स्क्वायर, आर का यूनिट मीटर, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्जेस के यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, कूलम और कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? के। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? के। नाउ अगर मैं यहां से एप्सिलॉन नॉट का यूनिट डिफाइन करूं, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का यूनिट को डिफाइन करने के लिए मैं क्या लेता हूं दोबारा, के किसकी इक्वल था? के विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से पहले एप्सिलॉन नॉट की यूनिट डिफाइन करें, फिर के की वैल्यू भी डिफाइन कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को डिफाइन करके देखें, के की यूनिट आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, एप्सिलॉन नॉट के इनवर्स में है। इसका मतलब है एप्सिलॉन नॉट के वही यूनिट्स होंगे जो के इनवर्स में आएंगे। ठीक है, तो के का यूनिट था न्यूटन, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? पर न्यूटन। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो ये के एप्सिलॉन नॉट के यूनिट है। नाउ स्टूडेंट्स, के की वैल्यू डिफाइन करें, के किसकी इक्वल था? के विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर वैल्यूज डालें, 1/4 इंटू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.82 इंटू 10⁻⁻12। आगे यूनिट डाल दें, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से के की वैल्यू इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें और फिर 1 पर डिवाइड कर, 1 को सारी वैल्यूज पर डिवाइड कर लें तो के की वैल्यूज आती है 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट लिख लें, यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। होपफुली आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आ चुका होगा। ये था हमारा टॉपिक न्यूटन्स लॉ। स्टूडेंट्स, न्यूटन लॉ का लास्ट में हम न्यूटन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ देख। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारा इस टॉपिक को एंड करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये टॉपिक आपकी बुक के बिल्कुल कूलम्स लॉ के बिल्कुल मिड पर लिखा हुआ है, तो हमने इसको लास्ट पर डिस्कस इस वजह से की क्योंकि हम कूलम्स लॉ को तरतीब से डिस्कस करना चाहते थे, तो अब इसको डिस्कस कर सकते हैं कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक बॉडी है, अर्थ है, तो अर्थ इस यहाँ पर कोई भी बॉडी है, अर्थ इस बॉडी पर क्या करती है? फोर्स लगाती है, विच इज एक्शन फोर्स। तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन वो बॉडी भी उस अर्थ पर फोर्स लगाती है, इसे कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो कंसेप्ट आ गया ग्रेविटी वाले केस में कि ग्रेविटेशन फोर्स एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है। नाउ हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ चार्जेस को। मैं फिर उसी तरह दो चार्जेस ले लिए, एक चार्ज Q1, इसी तरह Q2। मैं कहता हूँ कि चार्ज Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, यानी चार्ज Q1 इज एक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, Q2 Q1 पर भी तो फोर्स लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। तो पहले केस में चार्ज Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर, तो यहाँ पर मैं फोर्स को डिफाइन कर रहा हूँ, फोर्स F21 कह रहा हूँ। F21 क्या है? F21 इज द फोर्स exerted on charge 2, या डायरेक्ट आप लिख लें on Q2 due to Q1 पर। सिमिलरली इन द ऑपोजिट रिएक्शन Q2 भी तो Q1 पर फोर्स लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। जैसे आपने देखा यहाँ पर बॉडी अर्थ जैसे बॉडी पर लगा रही थी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी भी तो अर्थ पर लगा रही थी, तो अब इन द ऑपोजिट डायरेक्शन Q2 पर भी Q1 पर फोर्स लगाएगा। उसे मैं कहता हूँ F12 क्या है? इट इज फोर्स exerted
ऑन Q1 Q2 Q2। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ F12 इक्वल होगी F21 के, नहीं जितना फोर्स F21 जितना फोर्स 1 2 पर लगाएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन उतने ही फोर्स 2 1 पर तो लगाएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगी। लेकिन यहाँ पर देखें इस फोर्स की डायरेक्शन को मैंने इस तरफ शो किया है यूं, और इस फोर्स की डायरेक्शन को इसके ऑपोजिट में डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक साइन लगेगा विच इज नोन एज नेगेटिव साइन। अब इन दोनों फोर्सेस को डिफाइन करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, कूलम्ब लॉ हमने पढ़ चुके हैं, उसके वैल्यू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय व्हाट आर स्क्वायर इक्वल होगी माइनस टाइम्स के Q2 Q1 डिवाइडेड बाय व्हाट आर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इसको फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये तो इसकी मैग्नीट्यूड डिफाइन करी। अगर मैं इसकी डायरेक्शन डिफाइन करूं तो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं विच इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर आर यूज करूंगा, आर यूनिट वेक्टर ऑफ व्हाट 1 2। सिमिलरली यहाँ पर भी इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन शो करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, आर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करेगा ऑफ व्हाट 2 1। नाउ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें तो के इज कैंसिल विद के और ये सारी टर्म्स इस साइड टर्म से कैंसिल हो गई। क्रॉस रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा R12 यूनिट वेक्टर इक्वल होगा किसके, माइनस टाइम्स R21 यूनिट वेक्टर। ये क्या कह रहा है कि R12 और R2 दोनों भी इक्वल होंगे, लेकिन क्या डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी कि डायरेक्शन हमेशा इन यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन भी एक दूसरे के ऑपोजिट में लगेगी। इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, ये यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। इसका मतलब है यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए R12 किसका यूनिट वेक्टर है, फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर R यूनिट वेक्टर 1 2। सिमिलरली R21 किसकी इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर R2 स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। अब लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये जो सारी हेडिंग्स हैं, ये जो सारे टॉपिक्स हमने पढ़ा है, इस टॉपिक से SLOs बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से पॉसिबल बन सकते हैं, तो वो मैं लास्ट पर स्क्रीन पर आपसे शेयर करूँगा, तो आपने वहाँ से देख लेने। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।